ये लिखा दिया था ना इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कुछ लिखाना तो नहीं था? इनवेरियंस वाला नहीं लिखा था मैंने? तुम लोग आज पहली बार आ रहे हो क्या जी? अच्छा, इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं लिखा था अभी? तो उसमें कौन बोल रहा है भाई? ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी लिखा तो दिया था भाई, नहीं लिखा था? इनवेरियंस प्रॉपर्टी लिखा दिया था मैंने, तो तुम लोगों ने कैसे लिख लिया? चलो एक बार लिख लो भाई, जिनने नहीं लिखा है इनवेरियंस प्रॉपर्टी लिखो। चलो लिखो, चलो लिखो, हेडिंग डाल लेना, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिखो, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी था इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेटा तुम लोग के ज्यादा नंबर आ रहे हैं क्या मतलब? तो फिर इतनी खुशी क्यों हो रही है? लिखो, लिखो, चार्ज कैन शो the charge can show invariance property, the charge can show invariance property. It means charge on a body, it means charge on a body does not depend upon, charge on a body does not depend upon its motion, charge on a body does not depend upon its motion. But charge density cannot show the invariance property, but charge density cannot show the invariance property because in special relativity, because in special relativity dimension of an object depends upon its motion, dimension of an object depends upon its motion, so the charge density will also vary, so the charge density will also vary. एक और पॉइंट लिख लो, ड्यू टू इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ड्यू टू इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ड्यू टू इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, atoms are neutral, due to invariance property of charge atoms are neutral. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यहां से देखो, ये हमें बताता है कि जैसे मान लो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग जो भी चार्ज दे रहे हैं, सपोज किसी ने इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज दे दिया, किसी ने -3 कूलम, किसी ने +4 कूलम का चार्ज दे दिया, तो इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज जो हम लोग फाइंड करते हैं, तो जो नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा होता है उसके हिसाब से हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। यानी ये जिसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो +2 कूलम, -3 +4, और ये किसके बराबर आएगा, तो +3 कूलम के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही बताता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज अगर हमें फाइंड करना है, तो सिंपली नॉर्मल लॉ ऑफ जो अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से हम लोग ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है कि चार्ज ऑन अ बॉडी जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हम उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग 2 कंडक्टर अगर ले लें और एक जो चार्ज कंडक्टर है, जैसे सपोज इसके ऊपर कैसे भी हमने पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया है, और जैसे ही इस चार्ज के या इस कंडक्टर को अगर हम लोग किसी वायर के थ्रू अगर कनेक्ट कर लेते हैं किसी एक दूसरे अनचार्ज कंडक्टर से, तो उस केस में क्या होगा कि इन दोनों का, ये अभी एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये थोड़ा बाद में हमें समझ आएगा, ठीक है। बाकी ये चीज ध्यान रखना कि जब भी अगर
कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है तो उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो, ठीक है। अब ये इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण क्या होता है कि चार्ज जो होता है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो इस केस में जैसे ही अगर मान लो अगर कंडक्टर से हम लोग कनेक्ट करते हैं इस अनचार्ज बॉडी को, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और उस कारण से बॉडी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेकेंड वाली बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। अब एक और चीज देखो कभी भी जो रहेगा एक जो चार्ज बॉडी है वो हमेशा अपना पूरा का पूरा चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं करेगा, एक्सेप्ट अगर एक केस देखे कि जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर कैसा है, चार्ज है, और अगर ये किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर अगर हमने प्लेस कर दिया और इस केस में अगर इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इस केस में ये पूरा का पूरा जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसको, बाहर वाले को, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो चार्ज होगा वो बाहर वाले को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा जिसमें बॉडी जो होगा वो अपना पूरा चार्ज जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो जब भी अगर कोई भी चार्ज बॉडी है तो इसके अलावा हर एक केस में हम यही बोलेंगे कि कभी भी पूरा का पूरा चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, हम बोलो अर्थिंग के केस में अगर एक बार देखो ना, जैसे मान लो सपोज अगर एक सिंगल आइसोलेटेड बॉडी है, उस केस में हम बोलेंगे कि जैसे मान लो चार्ज अर्थ जो रहेगा वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स भेज करके कर देगा वो, ठीक है। उस केस में हो जाएगा इसलिए क्योंकि अपने पास जो अर्थ का पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक है, उस कारण से होता है। अभी आएगा वो। चलो नेक्स्ट यहाँ लिखो सेकेंड, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यहाँ पे लिखो द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट या नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, net charge on an object can be calculated, net charge on an object can be calculated by using normal law of algebra, by using normal law of algebra। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। लिखो when a charged body is brought in contact, when a charged body is brought in contact with another uncharged body, then some of the charges will be transferred to uncharged body, then some of the charges will be transferred to uncharged body। नेक्स्ट पॉइंट लिखो the whole charge on a body, the whole charge on a body cannot be transferred, the whole charge on a body cannot be transferred in general, in general। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ये ड्रॉ कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी अगर बॉडी ले रहे हैं या एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जो कि आसपास की किसी भी दूसरी बॉडी से उसका कोई इंटरेक्शन अगर नहीं हो रहा है। जैसे मान लो अगर अभी का केस हम लोग देखें कि जो भी अगर चीजें, जैसे अगर मान लो इस पूरे जितने भी स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए हैं, अगर हम उनको एक अगर आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि जो भी चीजें यहाँ पे हो रही है या तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी चीजें अगर बताई जा रही है वो सारा का सारा किसके बीच हो रहा है, हमारे बीच हो रहा है। हमारा कोई भी किसी भी तरह से इंटरेक्शन जो है ना वो बाहर के किसी भी पर्सन से नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब एक बार देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो रहेगा हमेशा चार्ज जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कंजर्व। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक ग्लास रॉड ले लिया, ये ग्लास रॉड है और इसको हम लोग रब कर रहे हैं किससे, सिल्क से। अगर सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं, अगर हमने इन दोनों को अगर एक सिस्टम ले लिया,
ये सिल्क क्लॉथ्स ले लिया और इन दोनों को रब कर रहे हैं, और ये जो पूरा ग्लास प्लस सिल्क जो सिस्टम है इसको हमने क्या ले लिया, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे, यानी इसका किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से या किसी भी दूसरे आउटसाइड वाले चार्ज से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस केस में जैसे ही अगर हम लोग रब कर रहे हैं तो रब करने के बाद मैंने बताया था कि इसके ऊपर ग्लास के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव। इनिशियली अगर देखिए तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, क्यू इनिशियल जो है वो किसके बराबर, 0, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, अनचार्ज है। लेकिन जैसे ही रब करेंगे उस केस में क्या होगा कि इस ग्लास रॉड के ऊपर एक चार्ज डेवलप होता है, और ये कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जिस नेचर का चार्ज इसके ऊपर डेवलप होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव। और ये जो सिल्क क्लॉथ के ऊपर होता है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो कौन सा, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाला नेचर डेवलप होता है। तो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो देख सकते हैं कि पहले भी जब चार रबिंग के पहले भी इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना था, 0, और अभी भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज जो होगा वो क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव इसके ऊपर डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस वाले के ऊपर डेवलप होगा, क्योंकि होता किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण हो रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ रहे होंगे, और उसके ही इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो किसके ऊपर डेवलप होगा, ग्लास रॉड के ऊपर। तो इनिशियली भी जो नेट चार्ज होगा वो भी क्या है, 0, और फाइनल भी जो चार्ज है वो क्या होगा। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही बात कर रहे हैं। तो एक और चीज देखो, दो प्रोसेस भी होता है, जैसे एक होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के केस में क्या होगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पार्टिकल, अगर ये दो एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे, जो दो एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मान लेते हैं एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से, तो इलेक्ट्रॉन हो गया और एक हो जाता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और दूसरा पॉजिट्रॉन। इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस ई। इसके अलावा और कौन से हैं एंटी एटॉमिक पार्टिकल, तो या एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल, तो एक हम लोग ले सकते हैं म्यूऑन, और दूसरा होता है एंटी म्यूऑन। एंटी म्यूऑन यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस ई, और एंटी म्यूऑन के ऊपर होता है प्लस ई के बराबर। वैसे ही अगर देखें तो एक होता है प्रोटॉन, और इसका एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल जो होगा वो होगा एंटी प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस ई, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा, माइनस ई। तो पेयर प्रोडक्शन के केस में बेसिकली होता क्या है कि अगर एक न्यूक्लियस के ऊपर अगर हम लोग गामा रे अगर इंसिडेंट करते हैं, ये जैसे न्यूक्लियस है और सपोज इसके ऊपर हमने क्या किया, गामा रे अगर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इस गामा रे के इंसिडेंट से दो सब एटॉम एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल निकलते हैं। एक होगा कौन सा, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कौन सा निकलता है, पॉजिट्रॉन। अब यहां से देखें तो इसके ऊपर माइनस ई का चार्ज है और इसके ऊपर प्लस ई का चार्ज। तो जब तक ये दोनों पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं हुए थे उस केस में भी अगर देखें तो क्यू इनिशियल जो होता है वो किसके बराबर, 0, और यहाँ भी अगर देखें तो क्यू फाइनल जो है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इस प्रोसेस के अंदर भी जो रहता है हमारा जो चार्ज जो रहता है वो कैसा रहता है, कंजर्व। इस पेयर प्रोडक्शन के अंदर जो होता है एनर्जी जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, मास में। एनर्जी जो होगा, क्योंकि हम इसको कुछ एनर्जी दे रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एनर्जी जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, मास में। और एक बात देखना कि इसमें ना तो एनर्जी कंजर्व रहेगा ना ही मास कंजर्व रहेगा। जो कंजर्वेशन होगा या कंजर्व जो रहेगा वो एनर्जी प्लस मास जो होगा, ये दोनों पूरे सिस्टम का कंजर्व रहता है। इसमें क्या होगा, एनर्जी प्लस मास जो होगा वो इस पूरे सिस्टम के या इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी प्लस मास जो होगा वो कंजर्व रहेगा। दूसरा एक और प्रोसेस होता है एनाहिलेशन। ये एनाहिलेशन में क्या होगा कि यहाँ पे दो एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो मिल करके क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन और एक अगर पॉजिट्रॉन अगर मिल करके, और ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर देखें तो ये मिल करके क्या कर रहे हैं, तो सपोज ये अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दोनों कोलाइड हुए और कॉलिजन के बाद जो होता है ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर मान लेते हैं एनर्जी जैसे एच न्यू एनर्जी का फोटोन अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइहिलेशन। इस केस में भी अगर देखें तो क्यू इनिशियल जो है वो किसके बराबर, 0, और क्यू फाइनल भी किसके बराबर होता है, 0।
इस प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी जो होगी वो किस में कन्वर्ट होती है, सॉरी, जो मास जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। और इस केस में भी जो एनर्जी प्लस मास जो रहेगा पूरे सिस्टम का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये जो दो प्रोसेस है इनके अंदर भी हम लोग देखते हैं कि जो चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चलो लिखो पीछे वाला, लिखो यहाँ पे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, for an isolated system, charge will be conserved. For an isolated system, charge will be conserved. It means charges can neither be created nor be destroyed. It means charges can neither be created nor be destroyed. चलो ये डायग्राम बना करके लिख लेना, ये पेयर प्रोडक्शन में ये होता है। पेयर प्रोडक्शन के अंदर लिखो एक पॉइंट, इन दिस प्रोसेस, in this process two anti-subatomic particles are produced in pair. Two anti-subatomic particles are produced in pair. एक और पॉइंट लिखो, in this process energy is converted into mass. In this process energy is converted into mass, and energy plus mass of the system and energy plus mass of the system will remain conserved. And energy plus mass of the system will remain conserved. Second लिख लो, annihilation. In this process two anti-subatomic particles, in this process two anti-subatomic particles will collide. Two anti-subatomic particles will collide to produce energy. To produce energy. ये लिख लेना, in this process mass will be converted into energy and energy plus mass of the system will remain conserved. चलो देखो, चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर के बारे में। और इसके ऊपर जैसे ही अगर चार्ज देंगे तो फिर क्या होगा, कंडक्टर बेसिकली हमारा क्या होगा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, ज्यादा। या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि वैसे मटेरियल जिनकी अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर। कंडक्टर के तौर पे वो मेटल ले लो, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये जो एल्युमिनियम वगैरह हो गया या जो भी अपने पास आयरन, ये सब क्या हो जाएंगे, कंडक्टर। अब एक बात देखो, जैसे ही अगर मान लो अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज देते हैं, तो जैसे ही अगर सपोज हमें अगर नेगेटिवली चार्ज अगर करना है इस बॉडी को, तो क्या करेंगे, कहीं से इलेक्ट्रॉन ला करके इसके ऊपर रखेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके ऊपर रखते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच के में क्या होता है कि यह नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होता है उसके कारण इनके बीच में रिपल्सन शुरू हो जाता है। जब भी अगर मान लो किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोग कुछ चार्ज अगर प्रोड्यूस देते हैं तो उस केस में ये सारा चार्ज कहाँ पे रहता है, इनके बीच में रिपल्सन शुरू हो जाता है। और ये तब तक एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि जब तक कि ये सारे चार्जेस जो हो जाए वो क्या हो जाए, सरफेस पे नहीं आ जाते। ये तब तक एक दूसरे को रिपेल करेंगे तब जब तक कि इनके सारे चार्जेस क्या हो जाए, सरफेस के ऊपर नहीं आ जाए। अब एक बात देखो कि जैसे ही अगर सरफेस के ऊपर आएंगे तो अगर एक बॉडी अगर या कोई भी अगर कंडक्टर अगर हम लोग यूनिफॉर्म ले रहे हैं तो उस केस में जो हर एक जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ये सारे के सारे हर जगह अगर चार्ज डेंसिटी जो देखेंगे वो क्या रहेगा, सेम। हाँ बोलो क्या हुआ। अच्छा, अगर जैसे मान लो अगर बॉडी अगर सपोज कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, अगर सपोज बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में जो रिपल्सन के बाद जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है
तो कुछ इस तरह से होता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, रेडियस के। जो लोकल रेडियस आर जो होता है वो हम लोग क्या लिख रहे हैं, लोकल रेडियस। क्योंकि बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है हर एक जगह का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अलग अलग। तो यहां से अगर देखेंगे सपोज अगर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, कम। अगर इस पोजीशन पे देखिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्यादा। तो यहां से अगर देखिए कि सपोज R1 ले लिया हमने और यहाँ पे किसके बराबर ले लेते हैं, R2। यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो σ1 और यहाँ पे किसके बराबर, σ2। तो यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिग्मा जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, σ2 के। चलो लिख लो एक बार, हेडिंग डालो कंडक्टर, उसमें लिखो। अब कंडक्टर का डेफिनेशन वगैरह तो लिखाने की जरूरत है नहीं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। लिखो व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू, व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, then it always resides on, then it always resides on the surface of conductor, it always resides on the surface of conductor such that the charge density at a point, such that the charge density at a point is inversely proportional to, such that the charge density at a point is inversely proportional to local radius of curvature, local radius of curvature of the surface, local radius of curvature of the surface। अब एक बार देखो, जैसे मान लो अगर सपोज हमने क्या किया, अगर कंडक्टर को अगर पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। अब इसमें से जैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव करोगे तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये फिर से एक दूसरे को रिपेल करेंगे और तब तक रिपल्सन होगा जब तक ये सारे चार्ज कहाँ पे नहीं आ जाए, सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये सोचने का एक और तरीका हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप होता है तो एक तो डायरेक्ट बोल दो कि भाई रिपेल करेंगे, और जब तक रिपेल करेंगे जब तक कि ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ नहीं आ जाए, सरफेस पे। इसको सोचने का एक और तरीका हम लोग देख सकते हैं कि हम ये मान लेंगे कि जैसे ही अगर इसके अंदर से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन्स को जो होगा वो अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा तो ये सारे चार्जेस कहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, सरफेस पे। ठीक है, चलो लिख लो, ये डायग्राम वगैरह बनाना हो तो बना लो। नेक्स्ट लिखो इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में क्या होगा कि जैसे ही चार्ज अगर आप दे रहे हो तो जहां पे आपने अगर पुट कर दिया तो उसके ऊपर चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया अगर हम लोग सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर ऐसा डेवलप कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज यही पे रहेगा, ये कहीं भी सरफेस के ऊपर भी इसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो लिख लो एक पॉइंट और इंसुलेटर के केस में, if charges will be given to insulator, if charges will be given to insulator, then it will reside at the same place, then it will reside at the same place where it will be given, where it will be given। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट लिखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट लिखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट लिखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलो अब एक बार देखो, जैसे मान लो हम लोग जैसे ही अगर दो मटेरियल ले लिया हमने, जैसे एक अगर ग्लास रॉड ले लेते हैं और दूसरा ले लिया हमने सिल्क की बात। ठीक है, अगर ये सिल्क क्लॉथ ले लिया हमने, अब जैसे ही इनको अगर रब करते हैं तो रब करने के कारण क्या होता है कि वैसे इलेक्ट्रॉन्स ये फ्रिक्शन जो के कारण क्या होगा, जैसे ही रब करोगे इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, और उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है।
और वो डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा है। जिस मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उस मटेरियल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जैसे ग्लास और सिल्क के केस में अगर देखें तो जो सिल्क की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है, जिस कारण से इसमें क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास में से निकल के कहाँ पे चले जाएंगे, सिल्क के ऊपर, और फाइनली जो सिल्क होगा वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज, और जो ग्लास रॉड होगा वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है। ये इस तरह से जो चार्जिंग जो करते हैं या जो इस तरह से जो चार्जेज का जो फ्लो होता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कहीं कहीं पे आप लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी सुनोगे। वो बेसिकली हो क्या रहा है कि दो बॉडी को हम लोग चार्ज कर रहे हैं और किसका यूज करके, फ्रिक्शन या एक दूसरे को रब करके चार्ज कर रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज देखो, इस केस में कभी भी मेटल बॉडी, दो मेटल बॉडी को हम लोग रब करके फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जैसे ही मान लो अगर सपोज दो मेटल बॉडी ले लिया आपने, जैसे ही अगर आप इनको अगर रब करोगे तो रब करने के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा, लेकिन जैसे ही अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे उस कारण से फिर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कंडक्शन पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फिर से ये फ्लो हो जाएगा और उस कारण से ये दोनों एक दूसरे का के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसीलिए कभी भी दो मेटल बॉडी को हम रब ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज नहीं कर सकते। एटलीस्ट उसमें एक जो होना चाहिए वो नॉन मेटल जरूर होना चाहिए। कि जैसे मान लो अगर सपोज हमने ये ले लिया, अगर आयरन रॉड ले लिया या कोई भी रॉड ले लिया, अगर ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, और अगर ये जैसे मान लो हमने मेटल ले लिया, और इस केस में अगर कोई भी अगर एक दूसरा कोई नॉन मेटल अगर ला रहे हैं, नॉन मेटल है, अब अगर हम लोग रब करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो होगा, उस कारण से इसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा। लेकिन अगर नॉन मेटल और मेटल के बीच अगर हम लोग रबिंग कर रहे हैं तो उस केस में जैसे ही डेवलप होने के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, या जो भी चार्ज जो डेवलप हो जाएगा वो चार्ज मेटल के सरफेस के ऊपर तो फ्लो करेगा, या एक दूसरे को ये एक तरीके से एडजस्ट तो करेंगे, लेकिन इनके बीच फिर से फर्दर फ्लो नहीं होगा, और तब हमारा मेटल बॉडी जो है वो हो सकता है कि वो चार्ज हो पाए। लेकिन दो मेटल बॉडी रहेगा तो उसको रबिंग के द्वारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। इस प्रोसेस में जब भी अगर चार्ज जो डेवलप होगा वो हमेशा एक दूसरे दोनों के ऊपर क्या होगा, अपोजिट नेचर का होगा, और जो नेचर सॉरी जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो सेम रहेगा। चलो लिखो, फर्स्ट लिखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हेन टू बॉडीज आर when two bodies are rubbed with each other, when two bodies are rubbed with each other, then due to friction, then due to friction, the material which has the material which has more electron affinity, the material which has more electron affinity gets negatively charged, and the other body becomes positively charged, and the other body becomes positively charged. Next point लिखो, by this method of charging, two metal bodies cannot be charged, two metal bodies cannot be charged, because due to rubbing, transfer of electrons will occur, transfer of electrons will occur, but due to conductivity, both of them will neutralize, both of them will neutralize
both of them will neutralize their charges so for charging by friction at least one material should be non-metal. At least one material should be non-metal. यहाँ पे लिखा हुआ था कि टू कंडक्टर्स या टू मेटल्स कैन नॉट बी चार्ज बाय दिस मेथड because due to rubbing flow of electrons will occur या transfer of electrons will occur but due to conductivity they will neutralize each other effect. चलो एक और पॉइंट लिख लो, charges developed on both bodies will be of same magnitude but opposite nature. Charges developed on both bodies will be of same magnitude but opposite nature. चलो नेक्स्ट लिखो चार्जिंग बाय इंडक्शन. नेक्स्ट लिखो चार्जिंग बाय इंडक्शन. देखो इसमें एक प्रोसेस आएगा जब भी अगर मान लो इंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी तक जैसे फ्रिक्शन वाले केस में हम दो बॉडी जिनको भी अगर चार्ज करना रहता था तो उनको एक दूसरे से रब करते थे. इंडक्शन वाले केस में रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी के सामने कोई एक चार्ज बॉडी लाया जाएगा. इंडक्शन का मतलब ही क्या होता है कि किसी को देख करके अगर आपके अंदर कुछ चीजें अगर इंड्यूस हो रही है, जैसे मान लो अगर वो कोई अगर बुक पढ़ रहा है, अगर उसको देख करके आपके अंदर भी अगर एक इच्छा हो गई कि उस बुक को पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो वो उसको देख करके आपके अंदर बुक करने का जो प्रोसेस है अगर इच्छा जो जग रही है उसी को बोलते हैं इंडक्शन. यहाँ भी जो रहेगा अब ना तो बॉडी को एक दूसरे कांटेक्ट में लाएंगे और ना ही बॉडी को क्या करेंगे रब करेंगे, सिर्फ एक चार्ज बॉडी को क्या करेंगे दूसरी चार्ज बॉडी के दूसरी अनचार्ज बॉडी के सामने लाएंगे और उसके बाद जो होगा जो अनचार्ज बॉडी होगी उसके ऊपर चार्ज जो होगा वो डेवलप होगा. ठीक है, तो अब एक बात देखो यहाँ पे हम लोग मेटल को कैसे चार्ज करेंगे. तो केस फर्स्ट लिखते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन किसके लिए, फॉर मेटल के लिए, फॉर कंडक्टर देख लेते हैं. ठीक है, फॉर मेटल. अब एक बात देखो यहाँ पे एक हम लोग प्रोसेस करते हैं अर्थिंग. अर्थिंग बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही अगर मान लो कि कोई भी अगर एक चार्ज बॉडी है तो इसके ऊपर अगर कोई भी एक्सेस चार्ज है, जैसे मान लो अगर सपोज ये बॉडी हमने ले लिया जिसके ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद ये क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अगर देखें तो करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है. ठीक है, करंट का फ्लो होना शुरू होगा, ये भी कुछ मोमेंट के लिए ही होता है और करंट का फ्लो होने के कारण ये जो सारा का सारा जो एक्सेस चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि ये जो चार्ज जो शेयर करना हुआ अर्थ के साथ इसी को हम क्या बोलते हैं अर्थिंग. लेकिन हमेशा जो ट्रांसफर होगा इस वायर या जो फ्लो होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है. तो जैसे अगर ये चार्ज बॉडी है, जैसे ही अगर इसको कांटेक्ट में लाते हैं, ये चार्ज बॉडी और जैसे ही इसको अगर स्विच हमने ऑन कर दिया वैसे ही क्या होगा ये सारा सारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू होगा और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के बाद ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी, अनचार्ज हो जाएगी. ठीक है, यही प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज विथ अर्थ जो होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अर्थिंग. अब एक बात देखो जैसे मान लो अगर हमें मेटल को अगर चार्ज करना है किसके थ्रू, इंडक्शन के थ्रू, तो हम लोग सपोज एक कोई भी एक अनचार्ज मेटल बॉडी ला रहे हैं और इस अनचार्ज मेटल बॉडी के पास हमने क्या किया कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया हमने. जैसे ही अगर आप इस प्लस क्यू चार्ज को रखोगे तो ये सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज होगा उन सबको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस साइड क्या होगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा सरफेस के ऊपर. जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप हुआ तो हम क्या करते हैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं. ये जो हमारा ये चार्ज बॉडी जिसके ऊपर डेवलप हुआ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, अर्थ से. ये नेगेटिव चार्ज हो गया. अब जैसे यहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और ये सारे के सारे चार्ज को क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा. अब ये जैसे ही न्यूट्रलाइज हुआ उस केस में क्या होगा कि अब जो कंडीशन रहेगा वो क्या रहेगा, इधर कोई चार्ज नहीं है
और ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इधर की तरफ एक नेगेटिव चार्ज का लेयर डेवलप होता है। जैसे ही अगर ये वाला जो चार्ज है जिसके कारण ये पूरा इंडक्शन हुआ था, अगर आप रिमूव कर देते हो तो ये सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे चला जाता है, सरफेस के ऊपर एक दूसरे से रिपेल करते हुए ये सारे सारे चार्जेस कहाँ पे चले जाते हैं, सरफेस के ऊपर। अब एक बात देखो, पहले ये बॉडी कैसे थी, अनचार्ज, लेकिन जैसे ही बॉडी के पास लाए तो इसके ऊपर भी क्या हो गया, अर्थिंग करने के बाद फिर इसको भी रिमूव कर दिया हमने और ये चार्ज को भी हटा देते हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ से इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो क्या होगी, चार्ज हो गई है। ठीक है, एक चीज देखो, जो अर्थिंग वाली जो बात बोल रहे थे ना, तो यहाँ से देखो अभी इस केस में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हमने अर्थिंग कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर इस केस में नहीं हुआ। तो इसीलिए वो अगर आइसोलेटेड है उस केस में होगा कि एक चार्ज बॉडी है, अगर आपने अब इसको अर्थिंग कर दिया तब होगा। ठीक है, हर एक केस में वो अर्थिंग वाला केस पे जो चार्ज पूरे के पूरे चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है। ये हमारा किसके लिए हो गया, ये मेटल के लिए। अगर नॉन मेटल का केस देखे तो नॉन मेटल के केस में अब एक बात देखो कि पहले क्या होता है, केस सेकंड फॉर नॉन मेटल। अगर हम नॉन मेटल का केस अगर देखते हैं तो इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो कि जब कोई भी अगर एटम हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस ले लो, इसके बाहर जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्लाउड्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जब अगर आसपास कोई भी अगर बॉडी नहीं रहे, कोई भी चार्ज बॉडी नहीं है, उस केस में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो दोनों का दोनों जो सेंटर होगा वो यहीं पे कोइंसाइड कर रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है और उसका सेंटर अगर देखे और जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर देखे, दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे होंगे और इस कारण से हम बोलेंगे कि एटम भी कैसा है, ये न्यूट्रल। जैसे ही अगर मान लेते हैं कि एक चार्ज बॉडी ले आते हैं या कोई भी अगर पॉइंट चार्ज क्यू ले आए, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो एटम होगा, अब ये एटम क्या हो जाएगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है उसको क्या करेगा, वो रिपेल कर रहा होगा। तो रिपेल कर रहा होगा इस केस में अब कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा कि इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो होगा वो इधर की तरफ खींचा हुआ आएगा और जो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है वो किधर की तरफ थोड़ा रिपेल होगा। तो यहां से हम देखें जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो ये जो होगा वो नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा और ये किसका, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जैसे ही एक चार्ज बॉडी को अगर ले आते हैं तो हर एक एटम के अंदर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस से क्या हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं डाइपोल। इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल। कि यहाँ पे पहले ये दोनों कोइंसाइड कर रहे थे लेकिन अब जो है उस बॉडी या उस एटम के अंदर क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग बन रहा है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग बन रहा है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, डाइपोल। तो ये हमने देखा सिर्फ और सिर्फ एक एटम के लिए। अगर यही हम लोग अगर पूरा का पूरा मटेरियल अगर देखें तो इस पूरे मटेरियल के केस में क्या होगा कि जैसे ही अगर आप एक चार्ज ले आओगे यहाँ पे, सपोज ये अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ला रहे हो तो ये सारे के सारे जो डाइपोल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। ये सारे डाइपोल्स जो होते हैं वो सारा फॉर्मेशन होता है डाइपोल्स का और उसके बाद ये अलाइनमेंट भी होगा इनका कि ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरीके से डाइपोल्स फॉर्म होंगे और अलाइन भी हो जाएंगे एक दूसरे से। और इसी अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स जो होता है इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। अब एक बात देखो, जैसे ये बॉडी अगर देख रहे हैं हम लोग तो ये हमारा किसके लिए, नॉन मेटल के केस में। तो नॉन मेटल के केस में अब इस केस में भी क्या हुआ, ये वाला जो सरफेस हुआ वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और ये वाला जो सरफेस होगा वो कैसा, पॉजिटिव। तो बेसिकली जब जैसे ही अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखोगे या किसी चार्ज के पास रखोगे तो नॉन मेटल के ऊपर जो होगा वो सारा ऐसे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव ये डाइपोल्स ऐसे अलाइन होते जाएंगे और फाइनली जो आउटर सरफेस रहेगा उस पे किस तरह का होगा, नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप होगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा,
दूसरी सरफेस पे डेवलप होगा। तो ये हमारा जो चार्जिंग हो गया वो किसके लिए है, नॉन मेटल के केस में। अब एक और बात देखो, जो हमने बताया था कि जैसे ही रब करते थे, एम्बर वगैरह का केस देख लो या ग्लास रॉड का केस, तो वो जो अट्रैक्शन होता था वो इसी कारण से होता था, हाँ तो वो नॉन मेटल। और उसके बाद भी जो चार्जिंग के बाद अट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप एक चार्ज बॉडी को अगर दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी के पास ले आओगे तो उस तरीके से सरफेस चार्जेज इंड्यूस होंगे। अब सरफेस चार्ज जो इंड्यूस होगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई चार्ज अगर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे जो दो पोल फॉर्म हो रहा है, नेगेटिव और दूसरा कौन सा, पॉजिटिव। नेगेटिव वाला इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी ये किसके कारण है, फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और जो ये जो पॉजिटिव है वो क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, F प्लस। इस केस में क्या होगा यहाँ पे, तो जो F नेगेटिव होगा क्या वो ग्रेटर देन किससे होगा, F पॉजिटिव। इसीलिए हम लोग देखते थे कि जब भी अगर एक चार्ज्ड बॉडी को अगर किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाते थे तो वो उस केस में क्या होता था, अट्रैक्शन होता था। अट्रैक्शन हमेशा इसी इसी कारण से होता था कि जो यहाँ जो चार्ज डेवलप होता था वो अपोजिट नेचर का होता था। इस कारण से इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो डोमिनेट करेगा रिपल्सिव फोर्स जो होगा उसके कंपैरिजन में। जैसे एक और चीज देखना, जैसे मान लो अगर कभी कभी चार्ज्ड बॉडी को अगर आप पानी, जैसे अगर नल से अगर पानी का नीचे गिर रहा है, जैसे ही अगर एक चार्ज्ड बॉडी ले जाओगे तो देखोगे वाटर जो है वो भी थोड़ा अट्रैक्ट होता है, कभी करके देखना होता है। वो भी किस कारण से होता है, क्योंकि अगर वाटर के अंदर भी देखे तो जो कुछ इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो ऑक्सीजन का जो एंड होता है वो कैसा रहता है, नेगेटिव एंड, और जो हाइड्रोजन वाला होता है वो कौन सा है, तो वहां पे भी डाइपोल फॉर्मेशन हो सकता है और उस कारण से भी क्या होता है, वो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि ये चीज जो चार्जिंग बाय इंडक्शन हो रहा है, तो ये हमने देख लिया किसके कारण, कि दो अगर नॉन मेटल है या अगर एक चार्ज को अगर नॉन मेटल वाले के पास ले आए तो भी अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर हम लोग कंडक्टर को ले आते हैं, जैसे मान लो हमने मटेरियल ले लिया, यहाँ पे कंडक्टर है और ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज यहाँ पे कौन सा इंड्यूस होगा, नेगेटिव, और इधर चार्ज कौन सा इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। ये अगर बात देखें तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कंडक्टर वाले केस में क्या होता है, ज्यादा। कंडक्टर वाले केस में ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इस केस में अगर मान लो तीन चार अगर इलेक्ट्रॉन्स या तीन चार नेगेटिव चार्ज का लेयर बन रहा है इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण, तो उसी कैपिटल क्यू चार्ज के कारण कंडक्टर को अगर सामने ले आओगे तो क्या उससे ज्यादा चार्ज अपीयर होगा, और अगर ज्यादा चार्ज अपीयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा, इन कंपैरिजन टू किसके, इंसुलेटर वाले केस में। ठीक है, चलो इस केस में हमेशा ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन का जो केस है उसमें हमेशा जो है एक्सटेंडेड बॉडी को ही चार्ज कर सकते हैं। एक्सटेंडेड बॉडी के केस में ही यहाँ पे जैसे ही अगर आप कोई चार्ज ले आओगे तो नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव उधर जाएगा। अदरवाइज अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है अगर, ठीक है, जैसे अगर मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके पास अगर कोई चार्ज ले भी आओगे तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का उतना सेपरेशन बन ही नहीं पाएगा कि जिससे हम क्या कर पाए, कि जो बोल सके कि इस साइड जो है वो नेगेटिव है और दूसरा साइड पॉजिटिव। क्योंकि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इनके पास इतना जगह ही नहीं है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या कर पाए, ये सेपरेट कर पाए। तो इसीलिए जब भी चार्जिंग बाय इंडक्शन होगा तो कैसे अब ऑब्जेक्ट को हम लोग वो चार्ज कर सकते हैं, एक्सटेंडेड वाले को। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन से चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो लिखो ये सारे पॉइंट्स। चलो एक पॉइंट और देख लो कि जैसे मान लो अगर एक चार्ज्ड बॉडी को, जैसे अगर दो अगर सेम चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, जैसे ये हमने ले लिया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये बॉडी भी अगर ये एक बॉडी दूसरी ले ली जिसके ऊपर भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दो सेम चार्ज अगर दो बॉडी के ऊपर अगर है तो उस केस में भी वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ये कब पॉसिबल है, जब इसके ऊपर चार्ज अगर Q1 है और इसके ऊपर चार्ज क्या है, Q2, और Q1 जो है वो क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे, Q2 से। तो इस केस में होगा क्या कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो अगर 100 कूलम और इसके ऊपर चार्ज है कितना, 1 कूलम के बराबर, तो जैसे ही अगर आप इसको सामने ले आओगे तो यार इंडक्शन का प्रोसेस तो होगा।
और इंडक्शन के कारण क्या होगा कि इसके ऊपर अगर मान लो कितना 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज था और जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया वो कितना हो गया, तो -10 कूलम के बराबर हो गया। ठीक है, जो -10 कूलम इधर वाले सरफेस पे डेवलप हो गया, तो उस केस में अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो डोमिनेट कर जाएगा किसको, रिपल्सिव फोर्स को। तो उस केस में हो सकता है कि दो चार्ज्ड बॉडी जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं और दोनों के ऊपर कैसा भी हो, सेम चार्ज हो। इसीलिए हम लोग ये चीज मानते हैं कि जो रिपल्सन होता है वो ट्रू टेस्ट होता है किसका, चार्जिंग का। कि अगर दो बॉडी एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहे हैं तभी हम बोलेंगे कि उनके वो दोनों के दोनों क्या हैं, चार्ज है। अदरवाइज देख सकते हैं कि दोनों सेम नेचर के चार्ज से चार्ज भी है, फिर भी वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो दूसरी बॉडी अगर अनचार्ज्ड भी होती तो भी क्या यही चीज होता, अट्रैक्शन ही। तो ये चीज हम अट्रैक्शन होने के कारण या अट्रैक्शन के थ्रू हम लोग ये नहीं बता सकते कि दोनों बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज है। वो हम कब बताएंगे, कि जब वो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करें। ये चीज किसके लिए है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें किसके लिए, पॉइंट मास के केस में अगर देखें, तो पॉइंट मास के केस में अगर देखें या पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में, तो अगर उनके ऊपर अगर सेम नेचर का चार्ज है तो वो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडक्शन के कारण उतना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फिर से नेगेटिव पॉजिटिव जो अलग अलग पोल बन पाए। तो जब भी अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर उनके ऊपर चार्ज है सेम नेचर का, तो वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और उनके ऊपर भी अगर क्या है, सेम नेचर का चार्ज है, तो वो हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? चलो लिखो पहले। अर्थिंग से नेगेटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो टू द अर्थ होगा, टुवर्ड्स द अर्थ होगा, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। चलो लिखो यहाँ पे हेडिंग डालना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इफ अ चार्ज्ड बॉडी, if a charged body is brought in front of, is brought near an uncharged body, near an uncharged body, then charges will appear, एक मिनट, the charges of opposite nature will appear, charges of opposite nature will appear on the surface near the charged body, on the surface near the charged body, while another charge, while another charge will appear on farther surface, will appear on farther surface, and charging by this process is called charging by induction, charging by this process is called charging by induction। अब पहले ये डायग्राम बना लो फॉर मेटल के लिए, उसके बाद लिखो अर्थिंग। अर्थिंग में लिखो when a charged body is brought, when a charged body is brought in contact of earth, in contact of earth, then excess charge will flow, then excess charge will flow to the earth, to the earth, and sharing of the charges with earth is called earthing, and sharing of charges with earth is called earthing। वो नॉन मेटल वाला पेज कहाँ गायब हो गया जी?
चलो लिखो, सेकंड लिख लो फॉर नॉन मेटल, इसके अंदर एक पॉइंट लिख लो पोलराइजेशन का, कि अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, alignment of dipole in the presence of another charge, alignment of dipole in the presence of another charge or external field, or external field is called polarization, is called polarization. ये चीज लिखाने की जरूरत तो नहीं कि ये क्यों अट्रैक्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। ये अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कंडक्टर वाले केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, लिख लो ये पॉइंट। attractive force between a charge and conductor will be more than insulator, will be more than insulator if they are charged due to induction, if they are charged due to induction. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a point mass cannot be charged, a point mass cannot be charged by this process, a point mass cannot be, या point object लिख लो यार, mass वगैरह तो a point object cannot be charged by this process. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, two charged body having same nature, two charged body having same nature may attract each other, may attract each other if they are extended object, या एक मिनट, if लिख लो Q1 वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2 और ब्रैकेट में लिख लेना फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, two charged body having same nature may attract each other if Q1 is very very greater than किससे, Q2 और ब्रैकेट में लिख लेना फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक और पॉइंट लिखो, टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट having same nature will always repel if they are point object, two charged body having same nature will always repel each other if they are point object, ठीक है। पिछले वाले में लिख लेना दिस इज द कॉज ऑफ, वही की ट्रू टेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, रिपल्सन होता है। चलो नेक्स्ट लिखो, अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया सबने, जल्दी करो। चलो नेक्स्ट लिखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, बना लिया तुमने। नेक्स्ट लिखो चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब एक बार देखो, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन के केस में क्या होगा कि एक जैसे मान लो अपने पास चार्ज बॉडी है, दूसरी अगर अनचार्ज है, या हो सकता है कुछ चार्ज इसके ऊपर हो भी, जैसे या तो एक दूसरे कांटेक्ट में ले आओगे या फिर एक दूसरे को वायर के थ्रू अगर कनेक्ट करोगे, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स का ये फ्लो क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों का जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लो इस केस में अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पास क्या है, इसके ऊपर Q1 चार्ज है, और मान लेते हैं कि यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो Q2 चार्ज है, ये देख लो प्लस Q2 चार्ज है। अब जैसे इसको अगर हम लोग वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर हो सकता है, ये जैसे मान लो प्लस Q2 चार्ज है, तो जैसे ही अगर वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, कुछ चार्ज का फ्लो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के कारण अब ये जो चार्ज होगा उसके ऊपर क्या हो गया,
Q1 डैश हो गया और इसके ऊपर कैसा हो जाएगा Q2 डैश। अब वो डिपेंड करेगा किधर से किधर फ्लो हो, वो इस बात पे केवल डिपेंड नहीं करेगा कि किसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। आप ये देख करके नहीं बता सकते कि मान लो अगर इसके ऊपर 100 कूलम का चार्ज है और उसके ऊपर 20 कूलम का चार्ज है, तो हमेशा इधर से जो फ्लो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है किसका पोटेंशियल ज्यादा और किसका पोटेंशियल कम है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि चार्ज का एक्चुअल फ्लो किधर की तरफ होगा। इस प्रोसेस के थ्रू जो भी अगर बॉडी अगर चार्ज होगी, वो दोनों के ऊपर जो नेचर होगा चार्ज का वो हमेशा ही क्या होगा, सेम। चाहे मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव है बाद में और पहले इसके ऊपर नेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव है, हो सकता है जो भी चार्ज का फ्लो हो या तो दोनों के ऊपर नेगेटिव होगा या दोनों के ऊपर पॉजिटिव होगा। जो बॉडी पे अगर दोनों के दोनों बॉडी कैसे हैं कि अगर सेम आइडेंटिकल है, उस केस में दोनों के ऊपर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सेम। मतलब मैग्नीट्यूड में भी सेम होगा और नेचर तो खैर हमेशा ही सेम होगा। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो वो दोनों के ऊपर चार्ज हो सकता है क्या हो, डिफरेंट हो, बट ये है कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अब एक बार देखो, दूसरा होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लेते हैं, फील्ड एमिशन का अगर केस देखें कि जैसे अगर कोई भी अगर एक बॉडी है और इसके ऊपर अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रख रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर क्या हो, वेरी हाई हो, तो अगर वेरी हाई हो उस केस में ये हो सकता है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, बाहर निकाल दे, और जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेगा तो ये कैसी, ये बॉडी जो होगी वो कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा एक और होता है कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के केस में क्या होगा, जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते थे, कि अगर हम लोग एनर्जी जो या लाइट एनर्जी जो हम लोग इंसिडेंट करते थे वो वर्क फंक्शन से ज्यादा अगर हमने दे दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और एक लास्ट होता है थर्मायोनिक एमिशन। थर्मायोनिक एमिशन का मतलब क्या होगा कि जब बॉडी को अगर हम लोग सपोज हीट करना शुरू कर दिया हमने, ठीक है, कोई भी ये बॉडी ले लिया, अगर मान लेते हैं अगर काफी ज्यादा हीट करना शुरू कर दिए कि इस तरह की इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकलने लगे, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर बाहर निकल रहे हैं उस केस में भी बॉडी क्या हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे सब जो नाम दे रखा है लास्ट का 3 वो डिपेंड करता है कि किसके थ्रू हम लोग बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके किया तो फील्ड एमिशन, लाइट का यूज करके किया तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हीट करके किया तो कौन सा, थर्मायोनिक एमिशन। चलो लिखो इसके बारे में, चार्जिंग बाय कंडक्शन में लिख लो, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग both bodies will have both bodies will have same nature of charge, both bodies will have same nature of charge and the magnitude of charge may or may not be same, magnitude of charge may or may not be same। यहाँ पे लिख लेना Q1 dash equals to Q2 dash if they are identical, if they are identical, और Q1 dash is not equals to Q2 dash if they are नॉट आइडेंटिकल, लिख लेना इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल। चलो बाकी वो तो डायग्राम बना लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हुआ, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक और वो थर्मायोनिक। और नेक्स्ट लिखो हेडिंग इलेक्ट्रोस्कोप। ग्रेविटेशन सभी ने कंप्लीट कर लिया पूरी बुकलेट, तो आज फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भेज देते हैं, कल से सवाल होने लायक तो हो जाएगा। पेपर कैसा था फिजिक्स का, तो पूरे 180 में से 180 आ रहे हैं, 180 नंबर का ही होता है ना, पूरे 180 आ रहे हैं, फिर इतना भी इजी नहीं था। तो ग्रेविटेशन के तो सारे हो गए होंगे, डर तो नहीं लग रहा ग्रेविटेशन से, तुम्हें लग रहा था 2 दिन से पूछे जा रहे थे सर कैसा आएगा सवाल, हो गए सवाल। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोस्कोप। चलो देखो यार यहाँ पे इसका जो यूज होता है वो दो कामों के लिए होता है। एक तो ये चीज चेक करने के लिए कि बॉडी जो है वो चार्ज है या नहीं,
और दूसरा जो है वो बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो किस नेचर का है, वो दोनों चीजें हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या रहेगा, एक हमारा कोई भी एक ग्लास ट्यूब, ये पूरा एक कंटेनर रहेगा, आइसोलेटेड कंटेनर की बात कर रहा हूँ यहाँ से, और इसके अंदर ये हम लोग एक कोई भी एक रॉड ले लिया, इस कंडक्टिंग रॉड ले लिया, और यहाँ से दो एल्युमिनियम के ये फॉइल रहते हैं, ये चौड़ी पत्ती टाइप का मान सकते हो, और इसके ऊपर जो रहता है एक डिस्क रहता है। ठीक है, और एक बात देखो, अब दो पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, पहली चीज कि ये बॉडी जो है वो चार्ज है या नहीं, वो चीज को पता करने के लिए, और दूसरा कि उसके ऊपर किस नेचर का चार्ज है। तो पहला अगर यूज देखें तो पहले यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंडक्टिंग रॉड है इसके ऊपर मान लो कोई भी इंसुलेटिंग वाला कवर लगा हुआ है, बाकी इसके अंदर जो है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो जो भी बॉडी अगर हमें चेक करना हो कि ये बॉडी जो चार्ज है या नहीं, तो उस केस में या तो हम इसके पास ले आते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ढंग से बस समझ लो यहाँ पे, या फिर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आते हैं, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज इस मार्कर के ऊपर चार्ज है या नहीं, उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर या तो इसके कांटेक्ट में ले आओ डायरेक्ट इस कंडक्टिंग डिस्क के, या फिर हम क्या करते हैं इसके पास ला करके रखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर नॉन मेटल बॉडी है तो उस केस में हम अगर कांटेक्ट में लाएंगे तब भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर मेटल बॉडी है तो आप उस केस में कांटेक्ट में ले आओगे तब भी चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए नॉन मेटल के केस में हम इस तरीके से करेंगे और मेटल के केस में इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मान लो कि अगर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इनिशियली जो भी अगर हम लोग चार्ज ला रहे हैं, सॉरी जो भी इलेक्ट्रोस्कोप ले रहे हैं वो कैसा इलेक्ट्रोस्कोप ले रहे हैं, अनचार्ज। कैसा, ये अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, यानी जैसे ही अगर ये इलेक्ट्रोस्कोप अगर अनचार्ज होगा तो इसकी जो दोनों लीव्स होंगे या दोनों जो पत्तियां होंगी वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, वर्टिकल होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि कोई इनके ऊपर रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मान लो कि अगर आप ये वाले के हिसाब से देखो तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज डेवलप अगर ऊपर की तरफ होगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। यहां से अगर देखें हम लोग तो ये केस जो मैं देख रहा हूँ ये किसके लिए, ये येलो वाला इस वाले के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसके पास ला रहे हैं तो पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव होगा तो इनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू होगा, और जैसे ही रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू होगा तो ये जो लीव्स होंगे वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। क्लियर ये चीज, इसी तरीके का होगा ये लीव्स, और ये इनके बीच में जैसे ही हम लोग अगर उसके पास ला रहे हैं, और उस केस में हमने देखा कि उनके लिव्स के बीच का सेपरेशन अगर बढ़ जा रहा है तो ये बॉडी कैसी होगी, चार्ज होगी। ये बॉडी कैसा होगा, चार्ज। अगर मान लो हम लोग नेगेटिवली चार्ज अगर लाए तो इसके ऊपर कैसा होगा, और यहाँ पे कैसा डेवलप होगा, नेगेटिव। इस केस में भी उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सेपरेशन बढ़ेगा तो ये बॉडी कैसी होगी, चार्ज। मान लेते हैं कि अगर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर ला रहे हम लोग, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर लाएं और इसके ऊपर हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट में लाओगे तो इसके ऊपर भी कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप होगा तो इस वाले पे कैसा चार्ज आएगा, अरे बस करो भाई, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होगा ना, वो नेगेटिव अपोजिट नेचर का क्यों आ रहा था इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू हो रहा था कि नेगेटिव इधर आया तो इस पे पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जिंग बाई कंडक्शन हो रहा है, कि जैसे ही अगर आप कांटेक्ट में ला रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा तो ये पूरी बॉडी के ऊपर ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो फिर इस केस में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो उनके लिव्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हमें ये पता चल जाएगा कि बॉडी कैसा है, चार्ज है। नेगेटिव लाओगे इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, फिर से रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। ये पहला यूज हो गया। सेकंड यूज अगर हम लोग देखें तो नेचर ऑफ चार्ज अगर हमें पता करना है तो नेचर ऑफ चार्ज के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे वो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे, और हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो किस नेचर वाले चार्ज से चार्ज है। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, और मान लेते हैं कि इनके बीच का जो लीव्स है वो किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये हमारा ये कंडक्टिंग रॉड हो गया, और इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, एक डिस्क ले लिया।
यहाँ पे ये लीव्स है, पॉजिटिवली अगर चार्ज है तो थोड़ा सा इनके बीच का क्या होगा, इनिशियली ये थोड़ा रिपेल किए हुए रहेंगे और इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, कुछ ना कुछ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो तरीके से ला सकते हैं, या तो अब एक काम करें कि इसके पास ला करके रख रहे हैं और इसके ऊपर हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या मान लिया, पॉजिटिव। एक बार देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो कैसा है, चार्ज्ड है। ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप है। जैसे ही अगर आप पॉजिटिवली चार्ज अगर रॉड ले आओगे तो इसके ऊपर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव, अरे ये इंड्यूस होगा ना। और नेगेटिव अगर इंड्यूस हुआ तो इसके ऊपर और कैसा होगा, तो और फर्दर अगर पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो इसके बीच का सेपरेशन और क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर मान लो हमने ये चीज देख लिया कि हमारे जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज है, और हम लोग उसके बाद देख रहे हैं कि जैसे ही बॉडी को ला रहे हैं तो उनके बीच का सेपरेशन और बढ़ जा रहा है। तो सेपरेशन अगर और बढ़ रहा है तो हमारा जो ये जो बॉडी होगी वो क्या होगी, सेम नेचर वाली चार्ज। ये चीज इन जनरल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी अगर ये अपने पास पॉजिटिव हुआ तो सेपरेशन बढ़ेगा, तो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है और ये भी कैसा है, नेगेटिव, तो जैसे इस केस में ले आओगे इसके पास, इसके ऊपर पॉजिटिव डेवलप होगा, यहाँ पे नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो फिर से सेपरेशन बढ़ जाएगा। यानी अगर हम लोग चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास अगर कोई भी बॉडी ला रहे हैं और उसके कारण इलेक्ट्रो जो लीव्स जो है अल्युमिनियम की, उनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, तो जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे वही चार्ज उस बॉडी पे भी, ठीक है। ये कब है, जब इसके पास ला रहे हैं। अगर मान लिया हमने एक यहाँ दूर से ही अगर ला रहे हैं इसमें, इस केस में अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, ठीक है, ये सॉरी ये तो कांटेक्ट में आएगा ना, ये जैसे मान लो ये हमने ले लिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कांटेक्ट में ले आए हम लोग पॉजिटिवली चार्ज, ये कुछ इस तरीके का है। जैसे ही अगर कांटेक्ट में लाओगे इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जैसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उस केस में क्या होगा कि जो सेपरेशन और बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा तो जो चार्ज हमारा इलेक्ट्रोस्कोप पे वही चार्ज उस बॉडी पे। दोनों नेगेटिव ले लेते हैं तो भी इस पे नेगेटिव, इस पे और नेगेटिव आएगा, उस केस में भी क्या होगा, इनके बीच का रिपल्सन बढ़ेगा और इनके बीच का सेपरेशन जो लीव्स के बीच का है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक तो ये हो गया, ठीक है भाई, नेचर पता चल गया। दूसरा एक और चीज हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो एक इवैक्यूएटेड अगर हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है, इवैक्यूएटेड इलेक्ट्रोस्कोप है, और ये इसके ऊपर जो डिस्क के ऊपर जो है, डिस्क के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये जो डिस्क है भाई ये गोल्ड का है, ये जो डिस्क है वो गोल्ड का है, और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरेज इंसिडेंट कर रहे हैं हम लोग। ये जो इवैक्यूएटेड यानी आसपास जो है भाई वैक्यूम है, ठीक है। यहाँ जो है ये जो इलेक्ट्रोस्कोप रखा हुआ है ये किसमें, वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, और ये जो है ये लीव्स हो गई, और ये जो है हमारा गोल्ड का है। और ये जैसे ही एक्सरे अगर इसके ऊपर अगर आ रहा होगा तो ये जो एक्सरे होता है वो गोल्ड लीफ के साथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करता है। जैसे ही गोल्ड के ऊपर क्या है कि अगर आप एक्सरे इंसिडेंट कराओगे तो उस केस में क्या होगा कि इसके ऊपर क्या होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज ये सारा डेवलप होगा तो नीचे जो होगा इस लीव्स के ऊपर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर भी कैसा, पॉजिटिव। तो अगर मान लो जो लीव्स है वो कैसा है, वो अगर उनके बीच का सेपरेशन अगर बढ़ रहा है तो यानी एक बात सोचो कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है पहले से, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो लीव्स के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज तो लीव्स के बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर ये दिया हुआ रहा है कि गोल्ड का जो ऊपर जो है वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा, और उसके कारण अगर ये बोल दिया जाए कि इनके बीच का सेपरेशन अगर बढ़ रहा है, लीव्स के बीच का सेपरेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स को पहले से किस तरह का चार्ज होगा,
पॉजिटिव, अगर उनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है यानी उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो सब डायग्राम तो सारे बना लेना, एक एक लाइन सब में मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। लिखो कौन सा, ये वाला। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही अगर आप एक्सरे अगर इंसिडेंट कराओगे तो ये जो गोल्ड जो होता है ये ध्यान रखना वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, ये कंडीशन होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, इसके आसपास का एयर जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो गोल्ड लिफ, ये गोल्ड है, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा। जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। अगर ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर और चार्ज आया, अगर और चार्ज आया तो क्या होगा, रिपल्स, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इनके बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा। क्लियर? चलो लिखो यहाँ पे, पहले तीनों डायग्राम बना लो और इसमें एक एक लाइन लिख लो, या फिर डायग्राम से ही पता चल जा रहा है, लिखाने की जरूरत है नहीं, अलग अलग कलर से बना ही रखा है ये इसके लिए, इसके लिए। इस वाले में लिख लो, इवैक्यूएटेड वाला में, इफ एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन, if X-ray is incident on evacuated gold leaf electroscope, evacuated gold leaf electroscope, then gold shows photoelectric emission, then gold shows photoelectric emission, due to which positive charge develop on, due to which positive charge develops on disk, then separation between foils will increase, then separation between foils will increase if it was positively charged, if it was positively charged, and separation between foils will decrease if it was negatively charged. चलो फिर ये डायग्राम बना लो, कल कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे।